प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे समस्त अभ्यर्थियों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत। साथियों, भारत के इतिहास से संबंधित इस दूसरे अभ्यास प्रश्न पत्र में कुल 50 प्रश्न शामिल हैं। सभी प्रश्न इतिहास के संपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उनका संग्रह किया गया है। किसी भी प्रश्न की जहाँ भी व्याख्या करने की आवश्यकता हुई वहाँ उचित व्याख्या की जाएगी। वह सभी प्रश्नों के एकदम शुद्ध व सटीक उत्तर मेरे द्वारा बताए जाएंगे और वीडियो के अंत में कमेंट करके आपको बताना है कि आपके द्वारा हल किए गए 50 प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न में दिया है कि मुगल काल में ज़कात का आस्य था। ऑप्शन है कि व्यापार कर जो कुल मूल्य का 20% था, युद्ध की लूट, भू कर जो मुसलमानों के उपज की 10% की राशि पर का लगाया गया था, गैर मुसलमानों के ऊपर लगाया गया कर। तो मुगल काल है उसमें जो ज़कात है उसका आशय था कि भू कर जो मुसलमानों के ऊपर उपज की 10% की राशि का लगाया गया था। 3 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। फिर दूसरे विकल्प में नीचे दिए गए षड्यंत्र और मुकदमों को क्रमबद्ध करें कि नीचे कुछ केस दिए गए हैं और उन केसों के बारे में बताना है कि कौन सा केस सर्वप्रथम हुआ था, यानी कि कौन से वर्ष में हुआ था, और सबसे अंत में कौन सा केस हुआ था। तो लाहौर, दिल्ली, काकोरी और अलीपुर केस हैं, उनको व्यवस्थित क्रम में हमारे को सजाना है। तो इसमें अलीपुर षड्यंत्र केस है वो 1908 में हुआ था, वो सर्वप्रथम हुआ था। उसके बाद में जो दिल्ली केस है वो सन 1912 में हुआ था, ये 2 नंबर विकल्प पर आएगा। फिर तीसरे जो काकोरी षड्यंत्र केस है वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। फिर और लाहौर षड्यंत्र केस है वो 1928 को हुआ था। तो इसमें जो विकल्प है वो बनेगा इस तरह से 4, 2, 3, 1, यानी कि 2 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर तीसरे में दक्षिण भारत में दलितों उद्धार हेतु ई रामास्वामी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। आत्मगौरव आंदोलन, सतनामी आंदोलन, ब्राह्मण विरोध आंदोलन, सत्यशोधक आंदोलन। तो दक्षिण भारत है उसमें दलितों के उद्धार हेतु ई रामास्वामी द्वारा चलाया गया आंदोलन है वो कौन सा था, तो वो था आत्मगौरव आंदोलन। ई रामास्वामी है वो तमिल राष्ट्रवादी व सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने आत्मगौरव आंदोलन चलाया था, जिसका अन्य नाम द्रविड़ आंदोलन भी था। यानी कि विकल्प नंबर 1 है वो प्रश्न का राइट आंसर। फिर चौथे में है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भूराजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रथा की शुरुआत की गई। केवल बंगाल में, केवल बिहार में, बंगाल बिहार में, बंगाल बिहार एवं उत्तर प्रदेश में। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस है उनके द्वारा भूराजस्व की जो स्थायी बंदोबस्त प्रथा थी, स्थायी बंदोबस्त प्रथा है उस जमाने में अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई एक प्रथा थी जिसमें जागीरदार और किसान है उनको अपनी उपज का कुछ हिस्सा है वो अंग्रेजों को देना पड़ता था। तो ये इस प्रथा की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, तो वो हुई थी बंगाल और बिहार से। 3 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। आगे वृहत स्नानागार, अन्नागार व पुरोहित आवास निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन सभ्यता में मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल। तो इसमें वृहत स्नानागार यानी कि स्नान के वृहत जो स्नानघर हैं वो, अन्नागार अन्न के लिए जो बड़े भंडार हैं वो, और पुरोहित आवास पुरोहितों के लिए जो रहने के आवास हैं वो किस हड़प्पाकालीन सभ्यता में मिले हैं, तो वो मिले हैं मोहनजोदड़ो में। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। उसके बाद में 6 नंबर में किस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का उल्लेख है। कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, उपवास, गदसाओं और आदि पुराण। तो जो एक जैन ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें जैन धर्म में हुए 24 तीर्थंकरों के जीवन का चरित्र का उल्लेख है, तो ऐसा ग्रंथ है वो है भगवती सूत्र। 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का राइट आंसर। आगे 7 में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दारा सिकोह है। तो समुद्रगुप्त हैं उनकी प्रयाग प्रशस्ति, जो प्रशस्ति इलाहाबाद में है, इस प्रशस्ति के जो लेखक हैं हरिशैन, उनके द्वारा ये रचित की गई थी। और इस पर यानी कि ये पूछा है कि किस मुगल शासक है उसका लेख भी इस पर प्रयाग प्रशस्ति पर उत्कीर्ण है, तो वो है जहांगीर का। 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। फिर आगे है कि डाक व्यवस्था की नींव किस शासक ने रखी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और शेरशाह सूरी। तो डाक व्यवस्था है उसकी नींव भारत में है वो शेरशाह सूरी ने रखी थी। 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। आगे 9 नंबर के इस प्रश्न में
कादरी सिलसिला किसने प्रारंभ किया? तो जो सूफी सिलसिला है उसके अंतर्गत चिश्ती सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, कादरी सिलसिला, इस प्रकार की जो अलग अलग पंथ चलाए गए थे। तो यहाँ पर ये पूछा है कि जो कादरी सिलसिला है वो किसने प्रारंभ किया? अब्दुल कादिर, शेख मीर मोहम्मद, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सैयद मखदूम बिल्लानी। तो इसमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं जिन्होंने अपने नाम पर ही इस सिलसिले को शुरू किया था, कादरी सिलसिला। तो ये सिलसिला इनके द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। 3 नंबर विकल्प सही उत्तर। आगे 10 नंबर के सवाल में निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के किस स्थल से समुद्री बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सिंधु सभ्यता के एक ऐसे स्थल का नाम बताना है जहां पर समुद्री बंदरगाह हैं, उनके साक्ष्य हैं, अवशेष हैं, वो मिले हैं। रंगपुर, धोलावीरा, कोटदीजी और सुतकेंगडोर। तो इसमें है जो चौथा विकल्प है सतकेंगडोर, ये पाकिस्तान में स्थित एक जगह है जो सिंधु सभ्यता स्थल का एक स्थान है। इस स्थान पर समुद्री बंदरगाहों के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं और ये प्राचीन काल में यहाँ पर समुद्री बंदरगाह था जिससे विदेशों के लिए जो वस्तुएं हैं उनका आयात और निर्यात इसी बंदरगाह के माध्यम से किया जाता था। तो 4 नंबर विकल्प है, यहाँ से जो समुद्री बंदरगाह के साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। फिर 11 नंबर के सवाल में पूर्व संचित कर्मों के विनाश की प्रक्रिया को जैन धर्म में कहा जाता है? बंध, संवर, निर्जरा और आश्वय। पूर्व के संचित कर्मों के विनाश की प्रक्रिया को जैन धर्म में क्या कहा गया है? तो जैन धर्म में निर्जरा कहा गया है। 3 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। 12 में अशोक का कौन सा अभिलेख कलिंग युद्ध के विषय में बताता है? 5वां, 7वां, 11वां, 13वां। तो अशोक हैं, उनका जो कलिंग युद्ध हुआ था उस कलिंग युद्ध के बाद में उन्होंने सदा सदा के लिए जो युद्ध है वो त्याग दिया था। तो इस कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो कौन से अभिलेख में है? तो वो है 13वें अभिलेख में। 4 नंबर विकल्प प्रश्न का राइट आंसर। उसके बाद में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पंथ दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके जो पंथ को चलाने वाले व्यक्ति हैं उनके नाम हैं वो दे रखे हैं। तो इनमें से जो एक सुमेलित नहीं है उसके बारे में हमारे को बताना है। मध्वाचार्य अद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसमें जो 1 नंबर विकल्प है वो इसमें असुमेलित है कि मध्वाचार्य है, उन्होंने द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसमें अद्वैतवाद जो पंथ है उसका प्रतिपादन शंकराचार्य के द्वारा किया गया था, इसीलिए ये विकल्प गलत है। यहाँ पर अगर इसमें एक को अगर हम काटते हैं और द्वैतवाद ही पंथ रहे तो मध्वाचार्य के लिए ये सही है। तो 1 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? सतारा, तोरण, रायगढ़ और पुरंदर। तो शिवाजी है, उन्होंने अपनी जो राजधानी है वो रायगढ़ को बनाया था। 3 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का राइट आंसर। आगे अधोलिखित में से किसे मुगल चित्रशैली का संस्थापक माना जाता है? बेहजाद तथा मीर हासिम, अब्दुल समद तथा मीर सैयद अली, मंसूर तथा अब्दुल हई, दसवंत तथा बसावन। तो इसमें मुगल चित्रशैली है उसका संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है अब्दुल समद और मीर सैयद अली को। 2 नंबर विकल्प है प्रश्न का सही उत्तर। आगे किस दक्षिणी शासक को गज बैठकर हाथियों का शिकारी की उपाधि मिली हुई थी? हरिहर प्रथम, बुक्का, देवराय द्वितीय, विरूपाक्ष द्वितीय। कि दक्षिण का एक शासक यानी कि विजयनगर का एक शासक था जिसको गज बैठकर हाथियों के शिकारी के रूप में उपाधि है वो मिली हुई थी और वो विजयनगर का शासक था देवराय द्वितीय। 3 नंबर विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर। फिर 17 में चोल काल में पेरुंदनम व सेरुंदनम क्या थे? गांव के नाम, 2 ब्राह्मणों के नाम, अधिकारियों के पद नाम, उक्त कोई नहीं। तो इसमें चोल काल में पेरुंदनम और व सेरुंदनम ये नाम थे अधिकारियों के पद नाम। अधिकारियों के पदों का नाम है वो पेरुंदनम और सेरुंदनम थे, इसीलिए 3 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। फिर यह कथन किस राष्ट्रीय नेता का था कि यदि कांग्रेस देश का विभाजन स्वीकार नहीं करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान होते? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल।
तो इसमें एक राष्ट्रीय नेता का कथन है कि यदि कांग्रेस देश का विभाजन अगर स्वीकार नहीं करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान होते। तो ऐसी बात है वो सरदार पटेल ने कही थी। 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का राइट आंसर। 19 में निम्नलिखित आंदोलनों और सत्याग्रहों का सही कालानुक्रम कौन सा है? कि इन आंदोलन है, इनमें से कौन सा आंदोलन सबसे पहले हुआ था और कौन सा अंत में, उनको उनके क्रम के अनुसार सजाना है। जैसे बारदोली सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह है। तो इसमें जो चंपारण सत्याग्रह है वो 1917 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह है वो 1918 में हुआ था, रोलेट सत्याग्रह वो 1919 में और बारदोली सत्याग्रह 1929 में हुआ था। तो इस तरह से इनका विकल्प है वो 2 नंबर वाला विकल्प है वो सही बैठेगा कि 1917, 18 और 19 और उसके बाद में 1929 है। तो 2 नंबर वाला विकल्प है वो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 20 में निम्नलिखित में से किसने यह माना कि आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश था? सी वी वैद, बीजी तिलक, एस सी दास, दयानंद सरस्वती। तो यह है किसने माना कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो आर्कटिक प्रदेश था? तो ऐसे मानने वाले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। उसके बाद में 21 में है कि सिंधु सभ्यता के संबंध में असंगत है कि कुछ स्थान दे रखे हैं और उन स्थानों को खोजने वाले व्यक्तियों के नाम भी आगे दे रखे हैं। तो कौन से स्थान की खोज कौन से व्यक्ति ने नहीं की है, उस विकल्प को हमारे को यहाँ पर चयन करना है। तो इसमें बालाकोट सभ्यता है उसमें जॉर्ज एफ डेल्स, लोथल सभ्यता है एस आर राव, कोटदीजी सभ्यता फजल अहमद और अल्लादीनो सभ्यता ओरेल स्टीन। तो इसमें जो 4 नंबर विकल्प है अल्लादीनो जो सभ्यता है वो अलादीनो जो सभ्यता है वो फेयर डेविस के द्वारा, फेयर सर्विस के द्वारा, यानी कि फेयर सर्विस नाम का कोई व्यक्ति था, उस व्यक्ति के द्वारा इस सभ्यता को खोजा गया था। तो 4 नंबर विकल्प है वो इसमें सही नहीं बैठ रहा है, तो यही इसका उत्तर होगा। बाकी जो जितने भी जो सभ्यताएं हैं जैसे बालाकोट सभ्यता है वो पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में, कोटदीजी भी पाकिस्तान में है और अल्लादीनो सभ्यता है ये भी पाकिस्तान में है। उसके बाद में गुप्त काल में भारत द्वारा विदेशों में निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी चांदी, सोना, घोड़े, मसाले। तो गुप्त काल में है वो भारत द्वारा विदेशों को निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी मसाले। 4 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर 23 में गांधी जी को चंपारण के नील उत्पादक किसानों की समस्याएं सुनने हेतु किसने आमंत्रित किया था? तो चंपारण सत्याग्रह है वो सन 1917 में हुआ था। उस समय यहाँ पर इसमें दिया है कि गांधी जी को चंपारण के नील उत्पादक किसानों की जो समस्याएं थी उनको सुनने के लिए जिसने आमंत्रित किया था वो थे राजकुमार शुक्ल। 3 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। फिर 24 में संविधान सभा ने 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया? तो संविधान सभा ने 13 दिसंबर 1946 को जो पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है उसको पारित है वो कौन सी तारीख को किया था? 30 दिसंबर 1946, 13 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 और 2 मार्च 1947। तो इसमें 3 नंबर विकल्प है 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव है वो पारित कर दिया गया था। 3 नंबर विकल्प सही उत्तर। उसके बाद में 25 में सारनाथ स्तंभ जिसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं में कौन कौन से पशुओं की आकृतियां उत्कीर्ण हैं? हाथी, अश्व, बैल व गाय, सिंह, खरगोश, बैल व सिंह। और नीचे कुछ कूट दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से जो पशु हैं उनकी आकृतियां अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण हैं? तो वो हैं हाथी, अश्व और बैल और सिंह, यानी कि विकल्प डी और ए हैं। 4 नंबर का विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 4 नंबर विकल्प है राइट आंसर। आगे 26 में एक तरफ स्थल दे रखे हैं दूसरी तरफ नदियां दे रखी हैं कि कौन सा स्थल है, सिंधु सभ्यता स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसमें जो चहुंदड़ो सभ्यता स्थल है वो है सिंधु नदी के किनारे पर और कालीबंगा सभ्यता स्थल है वो है घग्गर नदी के किनारे पर। उसके बाद में आलमगीरपुर जो सभ्यता स्थल है ये है हिंडन नदी के किनारे पर और सरस्वती सभ्यता स्थल है ये है बनवाली सभ्यता स्थल है वो सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसमें
जो क्रम है वो CDBA 3 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का राइट आंसर होगा। 27 में 1856 का विधवा पुनर्विवाह कानून किस समाज सुधारक के प्रयासों का परिणाम था? राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव फुल्ले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। तो 1856 का विधवा विवाह पुनर्विवाह कानून है वो एक समाज सुधारक है, उन्होंने बनाया था कि विधवा है उनका पुनः विवाह है वो भी किया जाना जरूरी है। तो ऐसी इस प्रथा है उसके लिए आगे बढ़कर समाज में जो कार्य किया था वो किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। 3 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर। 28 में निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए विभिन्न कर्मों में से उनका सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ घटनाएं दे रखी हैं और उन घटनाओं को उनके वर्षों के अनुसार हमारे को उनका चयन करना है। जैसे इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन दे रखा है, गांधी इरविन पैक्ट दे रखा है, पूना पैक्ट दे रखा है और सविनय अवज्ञा आंदोलन दे रखा है। तो इन घटनाओं को हमारे को सही क्रम में है वो सजाना है। तो सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो आएगा इसमें कि ये घटना है ये 12 मार्च 1930 को, यानी कि गांधी जी की जो दांडी यात्रा की शुरुआत है वो 12 मार्च 1930 को हुई थी और उसी से ही ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई थी। तो 4 नंबर कूट है वो सबसे पहले, और उसके बाद में प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो 12 नवंबर 1930 को हुआ था, तो ये दूसरी घटना है उसके बाद की। और गांधी इरविन पैक्ट है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये तीसरा उसके बाद का कूट आएगा। और अंत में फिर जो पूना पैक्ट है वो 24 सितंबर 1932 को ये महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ था। तो इस तरह से ये जो विकल्प है ये बनेगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी कि 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का राइट आंसर होगा इसमें। उसके बाद में 29 नंबर के सवाल में मुगल काल में नस्क क्या था? भू लगान निर्धारण की एक विधि, भूमि के नाप की एक इकाई, जमींदार क्षेत्र, कर रहित भूमि अनुदान। तो मुगल काल में जो नस्क है वो क्या था? वो था भू लगान निर्धारण की एक विधि। 1 नंबर विकल्प सही उत्तर। फिर शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में वाक्यान्वयन का क्या कार्य था? विकल्प हैं राज कर्मचारियों को मिलने वाले भुगतानों तथा लोक लेखाओं की जांच और प्रति हस्ताक्षर, राजा की दैनिक गतिविधियों तथा दरबार की घटनाओं की दैनिकी रखना, राजा के पत्राचार की देखभाल करना, धार्मिक उत्सव आयोजित करना तथा लोक नैतिकता का नियंत्रक होना। तो शिवाजी के प्रशासन में जो वाक्यान्वयन था उसका काम था कि राजा की दैनिक गतिविधियों तथा दरबार की घटनाओं की दैनिकी करना। ये 2 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फिर 31 में कौन सा मकबरा वफादार पत्नी का उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है? हुमायूं का मकबरा, शेरशाह का मकबरा, अकबर का मकबरा और जहांगीर का मकबरा। तो एक वफादार पत्नी है उसका अपने स्वर्गीय पति है उसकी श्रद्धांजलि में उसका निर्माण करवाया था। तो इसमें जो हमीदा बानो बेगम है वो हुमायूं की जो पत्नी थी या रानी थी, तो उन्होंने उसके आदेशानुसार ही, हमीदा बानो बेगम के आदेशानुसार ही दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण किया गया था। 1 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर। 32 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 को लंदन में प्रारंभ हुआ था। इसमें कांग्रेस की ओर से शामिल हुए थे महात्मा गांधी, 2 नंबर विकल्प में है वल्लभ भाई पटेल एवं BR अम्बेडकर, उक्त 1 व 2 दोनों, और महात्मा गांधी एवं वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो 7 सितंबर 1931 को लंदन में हुआ था। कई प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं साथियों, उनको देखना है आपको। और इसमें कांग्रेस की ओर से जो शामिल हुए थे वो थे महात्मा गांधी। 1 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद में निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। एक कूट दे रखे हैं दादू दयाल, गुरु नानक और तुलसीदास। उपयुक्त में से कौन सा उस समय उपदेश देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर है वो सत्तारूढ़ हुआ था? तो 1526 में, यानी कि भारत में मुगल सत्ता के रूप में बाबर है वो सत्तारूढ़ हुआ था। तो उस समय इनमें से पूछा है कि इन भक्ति संतों में से उस जमाने में कौन था? तो उस जमाने में जो गुरु नानक हैं, यानी कि केवल विकल्प 2 है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा
कि गुरु नानक है उनका 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था और 1539 में मृत्यु हो गई थी। और जो बाबर हैं वो 1526 में सत्तारूढ़ हुए थे। तो इसमें केवल जो विकल्प बी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, आप अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अनेक प्रकार के जो वीडियो हैं वो अपलोड किए गए हैं और अनेक जो विषय हैं, अलग अलग जो प्रकार के विषय हैं उनके अपलोड किए गए हैं। आप अन्य विषयों की भी जो तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पर चैनल पर जाएं और उस जितने भी जो वीडियो दिए गए हैं उनमें से उन वीडियो को देखें और उनमें से कई प्रकार के इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो आपकी तैयारी में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप उन वीडियो का ज़रूर अवलोकन है वो करें। उसके बाद में निम्न में से किस सभ्यता संस्कृति के स्थल से भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? लोथल, कालीबंगा, रोपड़, आलमगीरपुर। तो एक ऐसा हड़प्पा संस्कृति के स्थल का नाम बताना है जहां पर भूकंप आने के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं, तो वो मिले हैं कालीबंगा से। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 35 में अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति है उसका आयोजन हुआ था और उस समय ये पूछा है कि उस बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष है वो कौन था। तो पाटलिपुत्र में आयोजित जो तृतीय बौद्ध संगीति थी अशोक के शासनकाल की और उसमें जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्तिस थे। 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 36 में सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और हर्ष। तो सुदर्शन झील है उसका निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में करवाया गया था। 2 नंबर विकल्प राइट आंसर। 37 में भगत सिंह किस संगठन के सदस्य थे? नेशनल सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, गदर पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। तो भगत सिंह हैं वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी है उसके सदस्य थे और 2 नंबर विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे 38 में किस अधिवेशन में और कब कांग्रेस 2 गुटों में विभक्त हो गई? सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916, नागपुर अधिवेशन 1920 और कलकत्ता अधिवेशन 1924। तो कांग्रेस है वो 2 गुटों में विभाजित हो गई थी सूरत अधिवेशन 1907 में। 1 नंबर विकल्प सही उत्तर। इसके बाद में 39 नंबर के सवाल में वैदिक काल में दीर्घ काल तक तथा आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को कहा जाता था? अघन्या, गव्यती, अमाजू और अरियाणी। तो वैदिक काल है उसमें दीर्घ काल तक लंबे समय तक आजीवन अविवाहित रहने वाली जो कन्याएं हैं उनको कहा जाता था अमाजू। 3 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। 40 में है कि जैन धर्म में सलेखना से तात्पर्य है लेखन पद्धति, उपवास द्वारा प्राण त्याग, तीर्थंकरों की जीवनी, भित्ति चित्र। तो जैन धर्म में जो सलेखना पद्धति है उसके द्वारा उपवास द्वारा प्राणों का त्याग किया जाता है। और इतिहास में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने दक्षिण में श्रवणबेल गोला जाकर इसी पद्धति का अनुसरण करते हुए अपने उपवास के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। तो सलेखना विधि है उसका तात्पर्य है उपवास तथा उपवास द्वारा प्राण त्याग। 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का राइट आंसर। 41 में है कांग्रेस नेता जो लगातार 6 वर्षों तक 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस का एक ऐसा नेता जो लगातार 6 वर्षों तक 1940 से 1946 तक, इसमें भी कई प्रश्न बन रहे हैं देखना साथियों। तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद पर रहे थे वो थे अबुल कलाम आजाद। 3 नंबर विकल्प है वो राइट आंसर। उसके बाद में 42 नंबर के सवाल में किसने कहा था कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी? ये किसने कहा था? तो शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के लिए, बाजीराव प्रथम पेशवा ने मुगल साम्राज्य के लिए और औरंगजेब ने दक्षिण के राज्यों के लिए और क्लाइव ने बंगाल के नवाब के लिए। तो हमें जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए ताकि शाखाएं हैं वो तो स्वयं ही गिर जाएंगी, ऐसी बात है वो बाजीराव प्रथम पेशवा थे उन्होंने मुगल साम्राज्य के लिए बात कही थी। तो 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का राइट आंसर होगा।
साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले जितने भी जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें। उसके बाद में मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? इलाहाबाद दिसंबर 1930, लाहौर मार्च 1940, कराची दिसंबर 1943, बम्बई जुलाई 1946। तो मुस्लिम लीग है, उन्होंने विभाजन करो कि हिंदुस्तान है उसका विभाजन कर देना है और उसके बाद में उसके 2 इलाके हैं वो बना देना है। तो ऐसी बात है वो मुस्लिम लीग है उसने किस अधिवेशन में कही थी? तो ये बात है, ये कराची अधिवेशन दिसंबर 1943 में ये बात है ये कही गई थी। 3 नंबर विकल्प सही उत्तर। 44 में निम्नलिखित में से श्री संप्रदाय के आचार्य कौन थे? रामानुज, निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य और वल्लभाचार्य। तो श्री संप्रदाय है उसके आचार्य थे रामानुज। 1 नंबर विकल्प सही उत्तर। 45 में मुगल काल के सराय भवनों का उपयोग होता था बारूद संग्रह करने के लिए, यात्रियों को ठहरने का स्थान प्रदान करने के लिए, राशि यात्रा का साजो सामान रखने के लिए और अमीर वर्ग के निवास के लिए। तो मुगल काल में जो सराय भवन है उनका उपयोग होता था यात्रियों को ठहरने का स्थान प्रदान करने के लिए, कि यात्रियों हैं उनको ठहराया जाता था, तो ऐसे स्थानों को सराय कहा जाता था। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। फिर 46 में दिल्ली में राज सिंहासन पर विराजमान होने पर औरंगजेब ने किस उपाधि को धारण किया था? मुजिद, आलमगीर, आलमपना है, दीनपना है। तो दिल्ली में राज सिंहासन पर विराजमान होने पर औरंगजेब ने जिस उपाधि को धारण किया था वो थी आलमगीर। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का राइट आंसर। 47 में शेख निजामुद्दीन औलिया ने किसे तरकुल्ला की उपाधि दी थी? तो शेख निजामुद्दीन औलिया हैं, उन्होंने तरकुल्ला की उपाधि है वो किसको दी थी? अल-बरूनी, इब्न बतूता, सरफुद्दीन अली यज़दी और अमीर खुसरो। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने तरकुल्ला की उपाधि है वो अमीर खुसरो को दी थी। 4 नंबर विकल्प है वो सही उत्तर। फिर 48 में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है सामवेद में, शतपथ ब्राह्मण में, वृहदारण्यक उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में। तो याज्ञवल्क्य और गार्गी है उनका संवाद है वो मिलता है वृहदारण्यक उपनिषद में। 3 नंबर विकल्प है ये इसका उत्तर होगा। 49 में किस बौद्ध महासंगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था? कि एक ऐसी बौद्ध महासंगीति जिसमें बौद्ध धर्म है उसमें वो हीनयान और महायान 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, वो कौन सी बौद्ध संगीति थी? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति थी जो कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी राजा कनिष्क के समय में। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। 4 नंबर विकल्प प्रश्न का राइट आंसर। अंतिम 50 नंबर के सवाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था कराची में, कलकत्ता में, लाहौर में और बम्बई में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उन्होंने भारत छोड़ो प्रस्ताव है वो बम्बई में पारित किया था और यहीं से 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो साथियों, इस तरह से ये आपके 50% पूर्ण हो चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि आपके 50 में से कुल कितने % सही हुए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि जितने भी जो आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के टॉपिक को लेकर अन्य वीडियो के साथ में जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।